ये आपका मैंने एक पोर्शन ऐड किया। अगेन आई नो के मोस्ट ऑफ यू आर नॉट हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमी, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं उनसे मुराद क्या है, उनकी क्या मीनिंग्स क्या है। ठीक है, ये अक्सर हम टर्म्स सुनते हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिस्कल अकाउंट, करंट अकाउंट। ये जो सारे आपके मेजर वर्ड्स हैं ना, इनका एक दफा मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है आपकी। जीडीपी से टोटल ये आपकी मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक कंट्री में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना, विद इन द कंट्री जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो चाहे जा रही है या आ रही है, दैट इज आपकी बेसिकली जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। एक मुल्क के अंदर होने वाली जितनी भी जीडीपी है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज आपकी जीडीपी। ठीक है। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये बेसिकली जीडीपी से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, एक मुल्क के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं एक मुल्क के, ठीक है, वो अगर एक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का नेशनल यूके में है, अगर पाकिस्तान का नेशनल यूएस में है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्ट ले रहा है ना, वो आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। कि ठीक है, जीएनपी इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट्स वेदर विद इन और अब्रॉड। एक मुल्क के जो नेशनल्स हैं, वो चाहे अपने मुल्क में या अपने मुल्क से बाहर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली जीएनपी। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप लोगों को आज के दिन सबको पता होता है कि जी आपकी जो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स है, वो जितना इंक्रीज कर रही है, दैट इज इन्फ्लेशन, और अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो दैट इज डिफ्लेशन। फिर आपको ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंस पता होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी बेसिकली होती है आपकी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी और रेट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, ठीक है, दैट इज आपकी फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह वो देता है, दैट इज आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। फिर ये लास्ट दो टर्म्स हैं, ये इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, फिस्कल अकाउंट और करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये आपको डेफिसिट नहीं, फिस्कल अकाउंट और करंट अकाउंट है। इसमें आगे या तो फिस्कल करंट फिस्कल डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है। ठीक है। सिमिलरली करंट अकाउंट में या तो डेफिसिट होता है या आपका सरप्लस होता है। अब फिस्कल क्या है बेसिकली, दैट इज गवर्नमेंट फाइनेंस एंड इट्स मैनेजमेंट। मतलब जो आपकी गवर्नमेंट आपकी एक्सपेंडिचर्स और जो रेवेन्यूज कर रही है ना, उसको फिस्कल अकाउंट कहते हैं। और जो करंट अकाउंट है ना, दैट इज बेसिकली आपकी जो टोटल आपकी कंट्री में इनफ्लक्स हो रहा है मनी का, और जो आउटफ्लक्स हो रहा है, ठीक है, उसको करंट अकाउंट कहते हैं। मतलब आसान अल्फाज में जो आपकी ट्रेड है ना, ट्रेड, आपकी रेमिटेंसेस, आपकी जो डेट सर्विसिंग वगैरह है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। और आपकी जो कंट्री के अंदर आपकी रुपी के अंदर चीजें हो रही हैं, जो जिसमें आपकी एक्सपेंडिचर्स कर रही है गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यूज जनरेट कर रही है, दैट इज आपकी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ली है, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लें जी, लेट्स कम टू द मेजर पॉइंट, दैट इज इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपकी अब यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं। ठीक है। सो अगर हम अब इस पे बात करें कि जी आपकी इकोनॉमी के सबसे मेजर इश्यूज क्या हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा इशू है आपका ट्विन डेफिसिट। ठीक है, ट्विन डेफिसिट वही दो डेफिसिट्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी कंट्री में डॉलर की इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स में फर्क आ रहा है ना, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। फॉर एग्जांपल उसमें सबसे मेजर पोर्शन है आपकी ट्रेड डेफिसिट का। ठीक है, जो आपकी ट्रेड डेफिसिट है ना, दैट इज वन प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान इज फेसिंग। फॉर एग्जांपल हमारी जो, ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 2025 के स्टैट्स दिए हैं, एज इट इज आपने कोट कर देने हैं। ठीक है, हमारी जो सर्वे के मुताबिक इंपोर्ट्स हैं वो हैं जी 48.6 बिलियन, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो है 27.3 बिलियन। ठीक है, विच मीन्स कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है 21.3 बिलियन का। अब ये जो 21.3 बिलियन डॉलर है, ये हमारे पास, ये डॉलर अब हमें चाहिए अपनी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचने के लिए। मतलब हमारे पास इतने डॉलर होंगे तो हम मजीद ये जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं वो हमने करनी है। ठीक है, वो हमारे पास कहाँ से आती है जी, हमारे पास रेमिटेंसेस की फॉर्म में आती हैं।
और हमारे पास लोन्स की फॉर्म में आती हैं, ठीक है, लोन्स आते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान डेट सर्विसिंग भी करता है, उस पे मैं आता हूँ अदर्स पे, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड डेफिसिट पता होना चाहिए, आपका इतना मेजर ट्रेड डेफिसिट है, दैट इज वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। देन आपकी, अगर मैं अदर करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में आपने फर्क याद रखना है कि ट्रेड डेफिसिट सिर्फ ट्रेड का फर्क है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में अदर एलिमेंट्स भी आते हैं, जिसमें अदर्स में क्या क्या आता है, आपकी रेमिटेंसेस जितनी आ रही हैं वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट है, जितनी आपकी डेट सर्विसिंग हो रही है दैट इज पार्ट ऑफ इट, आपके लोन्स आ रहे हैं जो पाकिस्तान लोन्स लेता है डिफरेंट कंट्री से, वो आपके टोटल करंट अकाउंट में आती है, ठीक है चीजें। तो ये आपका बेसिकली ट्विन डेफिसिट में से एक डेफिसिट है, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। देन आपका दूसरा डेफिसिट आता है, दैट इज फिस्कल अकाउंट डेफिसिट, जिसमें फॉर एग्जांपल आपका जो भी रिसेंटली बजट आया है 2025 2026 फिस्कल ईयर 2026 का जो बजट आया हुआ है, उसमें आपको ये समझने की जरूरत है कि आपका 6.5 ट्रिलियन रुपीज का फिस्कल डेफिसिट है, दैट इज 3.9% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। मतलब जो आपकी ओवरऑल बजट की है, मैंने आपके साथ आगे ना पिक्चर्स ऐड की हुई हैं, बट आपको जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज इट, ठीक है। आपकी जो ओवरऑल आउटले बजट की दैट इज 17.57 ट्रिलियन, और आपका जो फेडरल एक्सपेंडिचर है, जितना फेडरल ने खर्चा करना है दैट इज 11 ट्रिलियन, और जो आपकी टोटल शेयर है प्रोविंसेस का, दैट इज रुपीज 8.2 ट्रिलियन, ठीक है। और सिमिलरली जो डेट सर्विसिंग है दैट इज रुपीज 8.2 ट्रिलियन, ठीक है। ये इसके अंदर है, और जो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर्स है ना उसके उसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाए जी, दूसरा बड़ा इशू एक तो हमने डिस्कस कर लिया ट्विन अकाउंट, आपका ट्विन डेफिसिट। दूसरा हमने इशू मेजर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमने बताया कि पाकिस्तान की जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है, जो ट्रेड डेफिसिट है, बेसिकली इन सारे इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में डॉलर डेफिसिट का इशू आता है, जिसकी वजह से आपके अगेन जब डॉलर डेफिसिट है तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, आपके लोन्स आपको लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, वो लोन्स फिर आपको पे करने पड़ते हैं, पेमेंट उनकी करनी पड़ती है, उनकी पेमेंट पे आपके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो सारी एक स्टोरी है ना, एक चेन है जो कि स्टार्ट होती है आपके ट्रेड इम्बैलेंस से, वो अल्टीमेटली जाके आपके लिए थ्रेट क्रिएट कर रही है डिफॉल्ट का, जो कि हमने 2022 2023 में एक बहुत ज्यादा चीज सुनी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब है। क्यों डिफॉल्ट करने के करीब है? क्योंकि, अच्छा आपको स्लाइड चेंज नहीं हो रही, चलें एक सेकंड, लेट मी सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, अभी चेंज हो रही है? हो रही है, चले ठीक है। खैर, आपको पॉइंट तो समझ आ गया ना कि मैंने आपको जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट का, रेमिटेंसेस का चीजों का बताया है, आपको फिस्कल अकाउंट डेफिसिट का बताया है, आपको मैंने किस तरह आपकी जो ये बेसिकली ट्विन डेफिसिट है वो आपके लिए एक मसला है। सिमिलरली आपके पास किस तरह, अब हम दूसरे पॉइंट पे आए हुए हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो इशू आया हुआ है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में आपके पास मैंने आपको बताया कि डॉलर डेफिसिट है, आपकी डॉलर डेफिसिट ट्रेड इम्बैलेंस होने की वजह से आपका डॉलर डेफिसिट होता है, जिसकी वजह से आपको लोन्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर उन लोन्स को आपको जब पेमेंट करनी पड़ती है तो उन लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है तो आपके पास अल्टीमेटली डिफॉल्ट की एक थ्रेट क्रिएट हो जाती है, जो कि हमने 2022 2023 में बहुत ज्यादा सुना था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के करीब है। उसकी सबसे बड़ी रीजन थी आपकी ट्रेड इम्बैलेंस, आपकी बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स हैं और आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, हाफ से भी कम है। जो ये 21.3 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है, दैट अल्टीमेटली इज अ ह्यूज इशू, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का इशू आता है पाकिस्तान में, ठीक है। ले जी, ये दूसरा इशू हो गया। देन थर्ड इशू है आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी का, ठीक है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि आपकी कैश इकोनॉमी है, ठीक है। ये तकरीबन आपकी 9 से 10 ट्रिलियन रुपीस की कैश इकोनॉमी है आपकी, तकरीबन मतलब जीडीपी का 60% तक आपकी जो इकोनॉमी है दैट इज इनफॉर्मल। अब कैश इकोनॉमी का इशू क्या है? कैश इकोनॉमी का इशू ये है कि ये इसकी मूवमेंट तो हो रही है, ये फ्लो तो कर रही है आपकी जीडीपी में, लेकिन इसकी इसकी ना ऊपर वो आपका जो टैक्स कलेक्शन है ना, वो ना होने के बराबर है, क्योंकि इसमें इसके ऊपर गवर्नमेंट की ना चेक नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कितनी कैश फ्लो कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके बहुत से जो सेक्टर्स हैं, सर्विसेज सेक्टर्स हैं, इवन आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आपकी हेल्थ हो गई, आपकी प्राइवेट जो जो हेल्थ है, एजुकेशन है आपकी, इवन फ्रूट की दुकान तक, ये जो सारी आपकी इकोनॉमी है ना, इनफॉर्मल इकोनॉमी,
इसका इसका इशू क्या है? इशू ये है कि इसके ऊपर जो ये कैश इकोनॉमी है, ये गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में नहीं आ रही, और गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में चूंकि ये नहीं आ रही, जो आपका डेली वेजर है, जो डेली लेबर है, जो कैश में आपके पैसे लेके जाता है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि उसने कितने पैसे लिए हैं, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जाके उस बंदे से टैक्स नहीं ले सकती। ये मैं आपको छोटे लोग बता रहा हूँ। बड़े अगर लेवल पे जाके आप देखें, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ये करोड़ों भी कमा रहे हैं दिन का, लेकिन आपकी गवर्नमेंट को आइडिया नहीं है, और उसकी वजह से आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी का शेयर बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये आपकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपकी 60% ऑफ जीडीपी जो है दैट इज अनटैक्स्ड। उसको गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में वो नहीं है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, सो इनफॉर्मल इकोनॉमी इज अनदर बिग इशू इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। देन जी फोर्थ आपका, अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक चीज नजर आएगी कि अभी जो मैं सारे पॉइंट्स आपको पहले दे रहा हूँ ना, वो प्योरली इकोनॉमिक पॉइंट्स हैं। अब आप जाके स्टूडेंट से पूछेंगे, वो बोलेंगे हमारे नंबर नहीं आए। उसमें नंबर ना आने की एक सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि जब उनसे क्वेश्चन किया हुआ ना कि इकोनॉमी के मसले क्या है, तो वो जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज है ना, वो पहले नहीं बताएंगे। ठीक है, वो जो नॉर्मल एक जनरल इशू है वो पहले बताना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आई एग्री कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इशू आता है, बट वो प्योर इकोनॉमिक इशू नहीं है। जब इकोनॉमिक इश्यूज पूछे तो पहले इकोनॉमिक इश्यूज बता दें, एंड पे दो तीन चार जर्नल इश्यूज भी छोटे छोटे मेंशन कर दें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि जी इसको सारी डाइवर्सिटी इसके पास है, इसके पास कंटेंट पूरा है। बट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपने पहले अपने इकोनॉमिक इश्यूज ही मेंशन करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेक्चर में सारे इकोनॉमिक इश्यूज पहले मेंशन किए हैं, और आगे जाके मैं आपके साथ जर्नल इश्यूज भी मेंशन करूंगा। ठीक है, सो आपका फोर्थ पॉइंट आ गया जी, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो। अब पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, दैट इज आपका 10%, 10.4 तक ही चला गया अब। ठीक है, और आपके पास टोटल जो टैक्स पेयर है 7.1 मिलियन टैक्स पेयर है। ठीक है, टोटल 241.5 मिलियन लोगों में से आपका 7.1 मिलियन लोग बंदा टैक्स पे कर रहा है। ठीक है, विच इज कुछ भी ये नंबर नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम यूनाइटेड नेशन का स्टैंडर्ड देखें तो यूएन कहता है कि जी आपकी तकरीबन एटलीस्ट जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, दैट शुड बी अराउंड 25%, और पाकिस्तान की 10% है। और अगर हम डेवलप कंट्रीज में जाके यूरोप में देखें, तो यूरोप की जो टैक्स टू जीडीपी रेशो की एवरेज है दैट इज 40%। अगर एक बंदा 100 रुपया कमा रहा है, तो वो अपने 100 रुपए में से 40 रुपए टैक्स दे रहा है। हाँ, इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आता है वो दैट इज वेरी वैलिड कि जी यूरोप में जब गवर्नमेंट से आपसे टैक्स ले रही है, तो वो आपको गिव बैक बहुत ज्यादा कर रही है। ठीक है, आपको इन 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 टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रही है। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन जब हम बात करें इश्यूज की, तो ऑब्वियसली दिस इज वन इशू कि आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो इज नेग्लिजिबल, 10% बहुत कम है। देन जी आपका अगला इकोनॉमिक इशू, लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को जाके देखें, तो उस पर हमें पता चलता है जी 2024 का जो फिस्कल ईयर था, उसमें हमारी एफडीआई सिर्फ 2.45 बिलियन थी। ठीक है, विच इज अगेन नेग्लिजिबल, ये ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आपकी जो इकोनॉमी में, इसमें आप मल्टीपल रीजन दे सकते हैं जी। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, पाकिस्तान में अगेन वो पॉलिसी जो इनकंसिस्टेंसी है, दैट इज एन इशू। पाकिस्तान में टैक्सेशन का इशू है। फिर आप नैब वाला इशू बता सकते हैं जी, कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आती है तो वो बंदों को ये भी टेंशन होती है कि हमारे पास ये सारे मसले आना शुरू हो जाएंगे। तो उसकी वजह से आपके मुल्क में लोग कम से कम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर इनफैक्ट भाग रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है इन द लास्ट 2 डेकेड्स, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। देन आपकी इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम, दैट इज ओवर डिपेंडेंस ऑन आईएफआईज। आईएफआईज क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ टाइप। ठीक है, सो आईएमएफ पे जो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है, पाकिस्तान तकरीबन 25 दफा आईएमएफ के पास चला गया। ठीक है, अभी करंटली पाकिस्तान एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड ले रहा है 37 मंथ का। ठीक है, जो कि तकरीबन 7 बिलियन का है। तो पाकिस्तान का जो ये आईएमएफ वाला एक इशू है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। अगेन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पे भी एक डिबेट है कि जी इज इट अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो अगेन माय स्टांस इज कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान अगर ये कर ले, तो पाकिस्तान इज गोइंग टू रिजॉल्व मैनी इश्यूज इन इट्स इकोनॉमी। इस पे हम आगे सोल्यूशन में जाके डिस्कस करते हैं। बट आपकी अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होता है, आपके ऊपर, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आती है, क्योंकि उनकी कंडीशंस होती हैं ऐसी। प्राइवेटाइजेशन वाला एक एलिमेंट होता है, फिर आपके ऊपर वो जो इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट, ठीक है, वो बैन हो जाते हैं। तो ये जो सारी कंडीशंस आती हैं फ्रॉम आईएमएफ, वो आपके लिए एक इकोनॉमिक चैलेंज बन जाता है। ठीक है, देन आपका एक और इकोनॉमिक इशू है जी, दैट इज लॉस इनकरिंग
आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, आपकी एसओईज, ठीक है। हर साल एनुअली आपका ₹850 पर ईयर, आपका बिलियन पर ईयर आपका, आपकी एसओईज लॉस इनकर कर रही हैं, ठीक है। जो कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो है लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीआईए की बात करें तो पीआईए एनुअली 70-75 बिलियन रुपीज के लॉस कर रही है, और इसका टोटल एक्यूमुलेटिवली 750 बिलियन, 750 बिलियन प्लस का लॉस हो चुका है। देन अगर आपकी पाकिस्तान रेलवेज की बात करें तो 51.3 बिलियन पर ईयर, ये रुपीज में याद रखना है, ठीक है। रुपीज पर बिलियन पर ईयर आपका लॉस हो रहा है। देन आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी, इसका ये इट इज दी मोस्ट लॉस इनकरिंग आपकी स्टेट ओड एंटरप्राइज है, जिसमें आपका 295.5 बिलियन पर ईयर। अब इसमें आप यहाँ पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि जी आपकी जो 90% फ्लीट है, ठीक है, वो आपकी रोड्स से हो रही है। दुनिया में चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में 90% फ्लीट ट्रेन से हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा फ्लीट आपकी रोड से हो रही है तो इसका अल्टीमेटली क्या नुकसान आना है, आपकी रोड्स ने डिटीरियोरेट करना है। जो रोड 20 साल चलनी है वो रोड 5 साल में खराब हो जानी है, ठीक है। तो 5 ईयर्स में खराब होगी तो अल्टीमेटली उसको जब रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने उस पर इन्वेस्ट करना है, पैसे लगाने हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई आपका एनएचए इज वन ऑफ द मोस्ट लॉस मेकिंग स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज, ठीक है। देन आपकी डिस्कोज, आपका एनर्जी सेक्टर है, 200 बिलियन पर ईयर तकरीबन इसका लॉस है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं, इधर एक और आप इशू लिख सकते हैं, एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का, जिसमें आप बताएं जी कि सर्कुलर डेट हमारा 4.9 ट्रिलियन रुपीज है, और ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा। तो जो आपका एनर्जी क्राइसिस है, दैट इज एन अदर इकोनॉमिक इशू, ठीक है। इसको आप इकोनॉमिक इशू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपकी ये अभी यहाँ पे आके हमने सारे वो एक प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस कर लिया। अब मैंने थोड़े जर्नल अदर्स जो आपके इश्यूज हैं, अदर अदर इश्यूज हैं जो कि आपके जर्नल इश्यूज हैं, उसको आप लिखें, बिल्कुल लिखें इनको, मैं ये नहीं कह रहा मेंशन ना करें, बट इनको अपनी प्रायोरिटी में थोड़ा सा नीचे लेके आएं। सो स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क में जो इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज आती है, दैट इज ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हमने 90s को देखा, हम अभी करंटली पिछले 5 10 15 साल की बात करें तो आपका आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना 5 ईयर का टेन्योर पूरा नहीं कर सका, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी इनकंसिस्टेंसी आती है पॉलिसीज की। और आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ये बात लिखता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री आल्सो लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि आपकी जो इकोनॉमिक इश्यूज है उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एक बहुत मेजर रोल है। देन जी आगे चलें, आपके पास जो एक और प्रॉब्लम है दैट इज आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपकी पॉपुलेशन 241.5 मिलियन तक चली गई, और आपकी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की, दैट इज हाईएस्ट इन द रीजन, 2.55% है आपकी। इंडिया की 1.2% है, चाइना की 0.9% है। और ये बेसिकली जो आपकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, दैट इज एन इकोनॉमिक बर्डन। किस तरह, आपकी 63% यूथ है, और यूथ आपकी अनएजुकेटेड है, यूथ आपकी उसके पास स्किल नहीं है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। तो उसकी वजह से वो यूथ जो कि आपकी आपकी एक इकोनॉमिक एसेट भी बन सकती है, वही यूथ आपके लिए इकोनॉमिक लाइबिलिटी बन चुकी है, ठीक है। आपने आपने जो यूथ ने टैक्स आपको देना है, वो यूथ बेसिकली टैक्स कंज्यूम कर रही है आपका, ठीक है। सो दैट इज वन इशू के पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन इतनी तेजी से इंक्रीज कर रही है, और वो भी अनएम्प्लॉयड, वो भी अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, वो दैट इज अ लाइबिलिटी ऑन पाकिस्तान, ठीक है, ऑन द एक्सचेकर। देन आपकी जी जियो पॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान, कुछ आपकी जो रियलिटीज हैं वो आप उनको कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पिछली 2 डेकेड्स में हो रही है, आप उसमें सिक्योरिटी की बात करें, आप उसमें अपनी पॉलिसीज की बात करें, आप उसमें वॉर ऑन टेरर की बात करें, टेररिज्म की बात करें, तो इस वजह से जो आपकी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वो एक अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। सिमिलरली आप अगर रिफ्यूजी क्राइसिस की बात करें, पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था, तकरीबन 3.7 3.8 मिलियन लोग आए थे अफगानिस्तान से ओवर लास्ट 2 3 डेकेड्स, वो पाकिस्तान की एक जियो पॉलिटिकल रियलिटी है। दुनिया में बहुत से ममालिक को इस तरह के इश्यूज नहीं फेस करने पड़ रहे, लेकिन पाकिस्तान को ये इशू फेस करना पड़ रहा है। सो दैट इज अगेन एन इकोनॉमिक एक आपका बर्डन है ऑन द एक्सचेकर। देन जी आपका एक और इशू, आपका एक और जियो पॉलिटिकल रियलिटी, दैट इज कि पाकिस्तान की ओवरलैप करती है सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया से ट्रेड नहीं करता उसकी, और इसका पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान है, बट दैट इज व्हाट और जियो पॉलिटिकल रियलिटी इज, कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक कर रहा है तो हाउ कैन पाकिस्तान डू ट्रेड विद द कंट्री। हाँ, यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि दुनिया भर में
आपकी जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स है, ये सेपरेट है, ठीक है। आपकी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहा है, हम इस चीज में लेक्चर भी कर चुके हैं, ठीक है। सो दैट डिबेट इज देयर कि आज के दिन अगर यूएस चाइना को हम देखें तो दे आर द बिगेस्ट एनिमीज एक दूसरे के, लेकिन उनकी आपस की म्यूचुअल ट्रेड 700 बिलियन के करीब है, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, एवरीथिंग एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमी। इस तरह की आप लोग कोटेशंस ऐड किया करें, ठीक है, ठीक है। सो ये आपका एक जियो पॉलिटिकल रियलिटी है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक पॉलिसी है वो ओवरलैप कर रही है। हाँ, इस पे आप अगर रिकमेंडेशन देना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जरूर रिकमेंडेशन देता हूँ कि जियो पॉलिटिकल आपकी जो रियलिटीज हैं दैट दे शुड नॉट बी अलाइंड विद जियो इकोनॉमिक्स। जियो आपकी इकोनॉमी सेपरेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स सेपरेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोमोटर इस चीज का कि जी आपकी ट्रेड भी होनी चाहिए, आपकी रीजनल इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए। हम इस सोल्यूशन में आगे जाके डिस्कस करते हैं। देन जी आपकी जियो पॉलिटिकल रियलिटी है एक और के जी आपकी टेररिज्म है कंट्री में। और ये टेररिज्म पिछले कई सालों से है, जो कि आप इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है आपके पास अफगानिस्तान वाला मसला चल रहा है पैरेलल में। आवाज नहीं आ रही आपको? सबको नहीं आ रही है? सिर्फ एक कैंडिडेट को नहीं आ रही? जी स्टूडेंट्स, आई थिंक सादिया आपकी आपकी साइड पे कोई इशू होगा, बाकी सबको आ रही है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, कि आपकी पोस्ट अफगान वॉर आज तक अगर हम वॉर ऑन टेरर के इनफैक्ट इसके बाद ज्यादा देखें तो ये पाकिस्तान में जो टेररिज्म वाली वेव है दैट इज देयर, और उसको आप उसको कुछ कर नहीं सक रहे, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक जो साइड है दैट उस पर हिट आ रही है एक मैसिव किस्म की। और हमने सी पैक के फॉर्म में भी देखा कि सी पैक वॉज कंसिडर्ड एज अ गेम चेंजर, लेकिन वो उतना पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए हम। क्यों? क्योंकि अगेन आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी थी कि आपके सी पैक के प्रोजेक्ट्स पे अटैक हुआ, आपके आपके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया गया, आपकी जो सारी वो स्टोरी थी आप उसको एग्जांपल्स दे के अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। देन जी आपकी एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जी मैंने आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दिए हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आपने सब के सब लिखने हैं, इसका मकसद ये है कि ये सारी चीजें आपने अपने पेपर्स में कहीं ना कहीं यूज करनी है। जो आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं, आपके पास छोटी छोटी चीजें आ रही हैं, यू आर सपोज टू यूज दीज आर्ग्यूमेंट्स समवेयर, एटलीस्ट सीएसएस में हर जगह ये आर्ग्यूमेंट्स यूज होंगे, ठीक है, इवन ऐसे में यूज होंगे। सो आपकी जो another big reason, big problem in the economy के आप पुअर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आपके मुल्क में, आप अपने रिसोर्स के ऊपर अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे। आपने आपके जो स्किल लेबर आप नहीं बना रहे, आप अपनी यूथ को एजुकेट नहीं कर रहे। आपकी 63% यूथ है, लेकिन आपकी 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है। सो दैट इज अगेन वन बिग इशू इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, कि आप जब अपनी यूथ को एजुकेट ही नहीं कर रहे तो वो आपको एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन के वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं? वो आपके मिडल ईस्ट में जाके आपकी चीप लेबर करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो कि हम बड़ा खुशी से बताते हैं जी कि हमारी रेमिटेंसेज आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली वही अगर हम इसको कंपेयर करें विद इंडिया, तो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स $271 बिलियन की हो चुकी हुई हैं, ठीक है। विच मीन्स कि आपकी जो टोटल जीडीपी है उसका 80%, 70-80% आपका इंडिया का सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। सिर्फ आईटी के जो लोग हैं वो उतना प्रोड्यूस करके दे रहे हैं पाकिस्तान का, जबकि ये 3-4 बिलियन भी नहीं है, ठीक है। देन आपके पास ये एक सारा होलिस्टिकली हमने कवर कर लिया इन इश्यूज इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान इज फेसिंग, और ये आपके पास मोर देन इनफ है, ठीक है। देन जी आपका अब तीसरा एक पॉइंटर आ गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने आपको मैनिफेस्टेशंस दी हैं ऑफ द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये वही मैनिफेस्टेशन जो हमने अभी कहीं डिस्कस किए हैं, इन पे मैंने आपने जब मैनिफेस्टेशन देनी है तो आपने इन्फ्लेशन की रेट बता देनी है, आपने ट्रेड डेफिसिट का फिगर्स बता देनी है, आपने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का बताना है, आपने डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की बात कर देनी है, आपने बजट डेफिसिट की बात कर देनी है, आपने लो टैक्स टू जीडीपी रेशो की बात कर देनी है, ठीक है। 7 पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया 7.1 मिलियन आपका टैक्स पेयर है टोटल, वो बात करनी है। लोन्स की आपने बात करनी है, आईएमएफ के जो बेल आउट पैकेजेस हैं। लो इन्वेस्टमेंट है जो आपकी 13.9% ऑफ जीडीपी, और आपको मैंने एफडीआई भी बताई है कि 2.45 बिलियन डॉलर थी आपकी फिस्कल ईयर में, ठीक है। तो ये आपने अपने मैनिफेस्टेशंस में इन चीजों को ऐड करना है। अब ये मैंने आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2024 2025 के जो मैंने खुद नोट्स बनाए हुए थे ड्यूरिंग माय इंटरव्यू, उसकी मैंने पिक्चर्स ऐड कर दी हैं, जिसको आप लोग जिसमें से फॉर एग्जांपल ग्लोबल इन्फ्लेशन आपको पता हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन आपको पता हो 4.7% है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ आपको पता हो 2.68% है। आपकी एग्रीकल्चर आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ आपको पता हो, ठीक है। देन आपको इसमें से
आपको एग्रीकल्चर में क्रॉप्स का पता हो, ठीक है, दैट इज इट। उसके बाद आपको अगर मैं आगे बताऊं तो आपको टैक्स कलेक्शन का पता हो, ठीक है, ट्रेड का आपको ये पोर्शन पता हो, ठीक है। ये आपने याद कर लेना, मतलब इनको आपने, मैं वो बता रहा हूँ जो क्रैम करने वाली चीजें ओवरऑल। बाकी आपको यहाँ से लिटरेसी रेट ऑब्वियसली सबको ही पता होना चाहिए, आपको टोटल डेट पता होना चाहिए, और आपको यहाँ से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मैंने बता दिया 26 मिलियन है टोटल, लिटरेसी आपकी 60.65 है, आपका टोटल डेट 76 ट्रिलियन है, जिसमें से आपका डोमेस्टिक 51.5 है और एक्सटर्नल 24.5 ट्रिलियन है, ठीक है। देन आपका दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको इकोनॉमी में पॉवर्टी आपकी 45% है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है। ये आपको ये छोटे छोटे स्टैट्स याद होने चाहिए, बिकॉज आप इनको यूज करेंगे इन योर एग्जाम। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि दिस इज द मोस्ट अपडेटेड आपका सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये आया है आपके पास मई जून के एंड पे आता है, ठीक है। हर साल मई जून में आता है, और जुलाई में आपका नया फिस्कल ईयर शुरू होता है, और बजट आता है आपका जुलाई से पहले, ठीक है। 1 जुलाई को आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है। तो अब आपने ये बात समझनी है कि ये पिछले मई जून में आ गया इकोनॉमिक सर्वे, और आपके एग्जाम्स हैं 4 फेब को, ठीक है, 2026। तो तब तक कोई भी नया इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया होगा। आप लोगों ने इन्हीं इन्हीं स्टैट्स को यूज कर लेना अपने पेपर में, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इन दिस कंट्री। आपने इकोनॉमी पे कोई भी आपने स्टैट देना है तो यू शुड गिव स्टैट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट। तो ये आपके मोस्ट ऑथेंटिक आपके स्टैट्स हैं, ठीक है। देन जी आपका बजट, अब अगेन आपका बजट आ गया, और एग्जाम्स तक आपका यही बजट है। तो आपको बजट की आउटले, बजट वैसे आपको इतना ज्यादा इंटरव्यू में इसमें जरूरत पड़ती है, बट रिटर्न, आपके रिटर्न में बजट की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। आउटले आपको पता हो, दैट इज मोर देन इनफ। आपको पता हो जी प्रोविंशियल शेयर कितना है, 8.2 मैंने बता दिया आपको। टोटल आपको मैंने बजट डेफिसिट बता दिया 6.5 ट्रिलियन। सो आपको ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है।